अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा फैज़ान बेग है। मैं कनेक्टिविटी करियर एंड एचआर सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सीईओ हूँ, फाउंडर हूँ कनेक्टिविटी का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। आज हमने बुलाया है एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन के लिए। हमारे पास माशाल्लाह आई हैं अमारा मलिक, जो कि होती हैं इटलाइज में और टेक्निकल रिक्रूटमेंट देखती हैं। जो लोग आईटी के सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, जनरली यंगर जनरेशन, वो लिंक्डइन के ऊपर हमारा से लाजमी ऐड होंगे। जनरली अ वेरी नोन रिक्रूटर माशाल्लाह। और हमारा जो है वो बेसिकली एक इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है वो 5 साल इनकी जो है वो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है टेक्निकल रिक्रूटमेंट में। तो हमारा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आज का जो बेसिकली सेशन है वो इट्स अबाउट बोथ साइड्स ऑफ द रिक्रूटमेंट साइकिल, यानी कि हमारा रिप्रेजेंट करेंगी उस तमाम प्रोसेस को जो कि आईटी कंपनीज रन करती हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, और मैं रिप्रेजेंट करूंगा उन कैंडिडेट्स को जो कि बेसिकली स्ट्रगल कर रहे होते हैं टू गेट सिलेक्टेड। तो इसके साथ मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो हमारा कैसे हैं आप? खैरियत से? यू वुड हैव टू स्पीक अ लिटिल लाउडर क्योंकि वो आवाज़ जो है वो बेसिकली। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा मेरा कि व्हाट इज द आउटलुक ऑफ आईटी रिक्रूटमेंट इन पाकिस्तान जनरली एंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड। कहाँ जा रही है अभी आपकी रिक्रूटमेंट? कितने लोग हायर किए आपने जनरली पिछले 5 साल में? कोई ओवरव्यू है? बेसिकली मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो स्टार्टअप कंपनी से स्टार्ट किया था। उधर भी कोर कॉम्पिटेंसी जो थी और जो वर्किंग की थी वो डेफिनेटली वो डेवलपमेंट रिलेटेड रिसोर्सेज पे ही काम किया था। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेच्योर कंपनीज की तरफ मूव किया, और साथ में जो है जो स्टार्टअप्स थे उनको एज अ कंसल्टेंट कुछ चीज़ें सजेस्ट करना स्टार्ट करी इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर एंटेल इंटरनेशनल के साथ काम किया था। बेसिकली इट्स इंटरनेशनल फर्म यूज्ड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द डिफरेंट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। सो क्लाइंट्स हमारे बेस करते थे, वो टेक जॉइंट्स होते थे उस टाइम के ऊपर, और बेसिकली वो जॉइंट कंपनीज उनकी मार्केट की में ऑलरेडी नोन है वो मार्केट में। उसके बावजूद अगर उन्हें कंसल्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी तो वो इसलिए पड़ती थी क्योंकि आपके पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं आईटी में जो कि बहुत कम होते हैं इन टर्म्स ऑफ बहुत शॉर्ट मार्केट होती है। एज इन टर्म्स ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन, 3-4 साल पहले तक का जो स्कोप था पाकिस्तान में, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थी, बहुत लिमिटेड कंपनीज के साथ काम कर रही थी। उनको किस तरह से कंपनीज रीच आउट कर रही थी और आप किस तरह से उनको हैंडल कर रहे थे। आफ्टर दैट एंटेल इंटरनेशनल जॉइंड जीएफके टिलाइज over there. Right now I'm working over there as an HRBP, and I used to look forward to some departments including the tech department as well. So Antel BB जो है वो utilize का part? No, Antel is not a utilized part. Antel is a different company. Basically, their head office is located, Pakistan's office is located in Lahore, और different countries में उनके different offices हैं। Antel के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो बहुत एक यंग एज में उन्होंने स्टार्ट किया था। वो शिफ्ट लंदन से उन्होंने पाकिस्तान किया था, और उन्हें यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान में लाहौर के अंदर अपना ऑफिस स्टार्ट किया था। Brilliant. और वहाँ पे उनकी एक टीम थी लाहौर में। फिर उन्होंने मुझे कराची से हायर किया था बिकॉज दे वर वर्किंग फॉर सर्टेन कंपनीज एंड दे नीडेड अ टेक्निकल रिक्रूटर एट द टाइम टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रिसोर्स। सो आई वाज हैंडल्ड बाय द सम पर्सन ओवर देयर। ऑलराइट, ग्रेट। दैट्स इट। तो अभी जो मैं आपसे और डिटेल में भी एक क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन यू आर टेक रिक्रूटर, आपका काम स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले जो भी कंपनी होगी, either it's a technical recruiter or a non-technical recruiter, we used to receive a requisition from the department
डिपार्टमेंट की नीड पे जब उन्हें लगता है मैनेजर को कि ही इज स्कैर्स ऑफ सम रिसोर्स, तो हमारे पास से वहाँ से एक JR इनिशिएट होती है और हमारे पास एक JD आती है कि डिपार्टमेंट को इस रिसोर्स की नीड है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा बीच बीच में हमने पहले ही तय की हुई है ये बात कि मैं जो है वो मतलब जो दूसरी साइड ऑफ द कॉइन है उसको मैं एड्रेस करते हुए जाऊँगा। तो बात यह है कि जो हमारा जो अप्लाई कर रहे होते हैं ना कैंडिडेट्स, उन लोगों को ये बात रियलाइजेशन नहीं होती कि बेसिकली दे आर बीइंग सर्च्ड, नंबर 1, एंड दे आर बीइंग सर्च्ड टू बी हायर्ड। आप अगर अपनी प्रोफाइल्स पे, अपनी चीज़ों पे, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अगर इवन आपके जो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस हैं, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं वहाँ पे। बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि जो रिक्रूटर होता है ना, उसके पास टाइम नहीं होता, उसके पास सिर्फ जो है वो थोड़ा सा टाइम होता है। इस पर भी हमारा आपको बताएंगे कि कितना टाइम ये लोग लगाते हैं स्टैंडर्ड टू फर्स्ट रिव्यू ऑफ द प्रोफाइल। तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज टू बी देयर। अगर वो राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कभी भी उस फर्स्ट बैरियर को पार नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वो डिपार्टमेंट बता रहा है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो अपने तौर पे जो है वो आपको आप बहुत अच्छे कैंडिडेट ने करके हायर करें। जब तक कि आपकी सूटेबिलिटी, आपकी फिटनेस ऑन पेपर नहीं होगी, तब तक आपके प्रोफाइल आगे जाएगा। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट करें आपको रिप्रेजेंटेशन रिसीव हो गई, अब आप क्या करते हैं? बेसिकली हम हेडहंटिंग स्टार्ट करते हैं। People usually go for different portals as in terms of Rosie.pk, Indeed.pk, Monster.com. There are different websites and there are different portals. पाकिस्तान की कंटेम्परेरी ज़्यादा क्या है? Rosie.pk पे लोग रिलाय ज़्यादा करते हैं, लेकिन रोजी के पैकेजेस डिपेंड करते हैं किस तरह से। लेकिन with respect to time, things are changed now in terms of LinkedIn के थ्रू आपके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है और आप वहाँ से इट्स गोइंग टू बी टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप टैलेंट एक्विजिशन का प्रोसेस किस तरह से फॉलो करते हैं एंड योर नेटवर्क, हाउ स्ट्रॉन्ग योर नेटवर्क इज। अच्छा, लिंक्डइन के बारे में सॉरी, हमारा ये चीज़ जो है वो बहुत मशहूर है कि जी लिंक्डइन बिल्कुल बेकार है, ये तो हमें जॉब मिलती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई गॉट माई 2 jobs फ्रॉम लिंक्डइन एज इन टर्म्स ऑफ मैंने लिंक्डइन पे पोस्टिंग्स देखी थी, कंपनी के रिव्यूज देखे थे, आपकी कंपनी का प्रोफाइल किस तरह से है, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। इवन दो दोज हु से कि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको कोई सक्सेसफुल आप किसी चीज के लिए आपको जॉब भी मिल सकती है या आपकी लर्निंग भी हो सकती है। तो आई मस्ट से सॉरी फॉर दोज एज इन टर्म्स ऑफ लिंक्डइन एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आप हेडहंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रोफाइल पूरी बिल्ड हो जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कनेक्शंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपका नेटवर्क। बेसिकली योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आप एक प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली फॉर द टेक्निकल रिक्रूटर्स और द पर्सन हु बिलोंग टू द HR डिपार्टमेंट, आपके लिए अगर आप हेडहंटर हैं और इवन दो अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, फ्रेश ग्रेजुएट भी हैं, मल्टीपल जॉब्स होती हैं, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जो है वो पोस्टिंग्स हो रही होती हैं। लेकिन लिंक्डइन के थ्रू ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ पे करना पड़ रहा है उन्हें। आप अनपेड वर्जन में भी बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको सीरियस कितना लेते हैं। इफ सपोज मैंने 2013-14 से अपनी एक टास्क असाइन हुआ था हमारे प्रोफेसर की तरफ से हमें कि आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है और आपने अपडेट करना है। उस टाइम पे लिंक्डइन का कॉन्सेप्ट था लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं थी। एंड आई एम सो थैंकफुल टू दैट पर्सन, टू माई इंस्ट्रक्टर, जिन्होंने मेरी प्रोफाइल बनवाई। विद रिस्पेक्ट टू दैट आज अगर उसमें 15,000 प्लस कनेक्शंस हैं और रेलेवेंट कनेक्शंस हैं, तो उसी बेस के ऊपर आई गॉट माई 2 jobs फ्रॉम लिंक्डइन, जो एंटल के साथ भी थी और उसके बाद आपकी जॉब आपकी मेरी जो एटेलाइज के साथ भी जॉब हुई है। मैंने वहां पे पोस्टिंग्स देखी थी, उसके थ्रू अप्लाई किया हुआ था। और उसके बाद आपके लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप जिनके साथ काम कर सकते हैं वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं वहां पे, जो कि रिक्रूटर्स के पास उन्हें किसी से आपके रेफरेंस चेक के लिए फर्स्ट स्टेप पे नहीं जाना पड़ता है। बेशक हम लास्ट स्टेज पे बिल्कुल जाते हैं, रेफरेंस चेक होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे ही पता चल जाता है कि आप कितना, आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, आपके स्किल्स क्या है, आपने जिन लोगों के साथ काम किया हुआ था,
आप क्या एक अच्छे रिसोर्स साबित हुए हैं उनके लिए इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ योर टास्क अचीव बाय यू. सो आई गेस लिंक्डइन को बिल्कुल भी आप लोग ऐसा नहीं समझें कि उसकी वर्थ नहीं है. लिंक्डइन की बहुत वर्थ है, और सिर्फ विद इन द पाकिस्तान नहीं, आप ओवरऑल पूरे दुनिया के अंदर वहां से कनेक्शन ऐड कर सकते हैं. आपको बहुत सारे ऐसी जॉब्स वहां से ऑफर हो रही होती हैं जो कि रिमोट बेस्ड जॉब्स होती हैं जो कि यूएस की तरफ से भी साइन हो रही होती हैं, और आप एज ए रिमोट वर्कर उनके साथ भी काम कर सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर रिलेटेड टू लिंक्डइन. अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी तरीके से बनाएं. ये लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे तरीके से कैसे बनता है? ये बनता है इस तरीके से भाई कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो भी आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर खुली मौजूद होनी चाहिए. प्लस ये कि आप अपनी सीरीज़ बना के लिंक्डइन पे भी डालें. उसके अलावा इंडीड वगैरह ये ऐसे फोरम्स के ऊपर भी डालें, रोजी पीके पे भी डालें. और आपको जाहिर है उसकी वजह से जब हम आईटी की रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो बेसिकली लिंक्डइन, इंडीड और रोजी, ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमारी हैं जिसके ऊपर जो है वो जनरल रिक्रूटर हमारा देख रहा होता है, जनरल रिक्रूटर देख रहा होता है इन जगहों के ऊपर. तो और मतलब ये है कि बेसिकली हमारा सॉरी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड स्टैंडर्ड टाइम ऑन अ प्रोफाइल व्हेन यू आर सिलेक्टिंग इट? कितना टाइम होता है आपके पास? आपके पास एक वक्त में एक आपके पास पोजीशन आपके पास आ गई, डिपार्टमेंट से आ गया, डिपार्टमेंट से आने के बाद आपके पोजीशन ओपन हो गई, यू हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कैंडिडेट्स. ये सर्च जो है इसके अंदर जो आप एक स्टैंडर्ड कैंडिडेट आपकी नज़र से गुजरता है उसको तक कितना टाइम स्पेंड करते हैं? Depends on the nature of the position, what sort of position I am getting from the department. If suppose the requirement for that position is somehow that requirement is of around 10 years, but I don't only have to focus on the experience of the person. That is I need to say tenure of the employment. I just need to check their skill set. If suppose their LinkedIn profiles are updated and their resumes are updated, that is each and everything is mentioned very clearly in their resumes, then definitely it will take hardly 5 to 6 minutes to review the technical profile. तो ये तो आप पूरे प्रोफाइल की बात कर रहे हो ना, लेकिन जो फर्स्ट लुक करते हो उसके ऊपर उस वक्त कितना टाइम स्पेंड करते हैं? फर्स्ट लुक जो होता है, यानी कि आप जैसे ब्राउज कर रहे हैं, ये बंदा थोड़ा सही लग रहा है तो आप जाके 5 मिनट लगाओगे ना, लेकिन वो जो आप ब्राउज कर रहे होते हैं 3 minutes, I guess 3 minutes are enough for that because we have to use different keywords over there. बिल्कुल सही. अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम दुनिया के अंदर जो है भाई वो ये है कि बेसिकली जैसे हमारा कह रही है ना कि 5 मिनट और 3 मिनट जो ये स्पेंड कर रही है, ये सेकंड फेज है. फर्स्ट फेज में अक्सर रिक्रूटर्स, इवन माई सेल्फ, ये थोड़ी सी डिटेल्ड है माशाल्लाह, हम लोग जो हैं वो रिक्रूटर्स जो हमारे पास अंबार होता है काम का, तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट लुक जो होते हैं ना उसके अंदर 6 सेकंड से ऊपर नहीं लगाते. वो जो 6 सेकंड्स हैं उनके लिए आपको अपनी प्रोफाइल को रेडी रखना है. प्रोफाइल अगर रेडी नहीं होगी आपकी उन 6 सेकंड्स के लिए, तो फिर उससे होगा क्या? होगा ये कि आपकी प्रोफाइल जो है वो बेसिकली मुतासर करने में नाकाम रहेगी, और वो जो हमारा ने अपने 3 मिनट और 5 मिनट लगाने हैं ना, वो नहीं लगा पाएंगे आपके ऊपर. आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी भी नहीं है. आपने वहाँ पे लिखा हुआ है कि जी फलाना अपना नाम लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया लिखा हुआ है, फलाना लिखा हुआ है आपने. आप अगर राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अप फ्रंट देने में नाकाम हुए रिक्रूटर को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिक्रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो ये चीज़ है. अच्छा ठीक है, हम जो है मतलब फर्स्ट फेज में चले गए, और अब आप जो है वो जो 5 मिनट आप स्पेंड कर रही हैं, वो 5 मिनट आप कैसे स्पेंड करती हैं, क्या देख रही हैं? First of all, I used to write the keywords on the LinkedIn that is related to their skill set and the person's title. Basically, at which title that person is working on. So, title, and I used to write a skill on the key on the search bar. And there are multiple of resources. Then I need to put some restrictions over there, as in terms of I am looking forward to hire a person from Pakistan. Then I have to select the city over there.
और फिर सिटी में जब आप उसके ऊपर चेक मार्क कर देते हैं फिल्टर में, तो डेफिनेटली आपके पास वो रिसोर्सेज आना शुरू हो जाती हैं जिनका टाइटल वो होता है। लेकिन टाइटल का मकसद हरगिज भी ये नहीं होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखेंगे तो यू विल गेट द रेलिवेंट रिसोर्स। यू नीड टू पुट द एप्रोप्रिएट स्किल as in terms of, or use the appropriate skill set as a keyword over there, so you will get the right resource or headhunt the right resource or reach out to the right profile or at that time. वेरी गुड। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जब ये राइट प्रोफाइल देखने की कोशिश करेंगे तो आपको राइट प्रोफाइल बनाना आपका काम है, ठीक है ना। और उसके बगैर जो है वो अगर आप राइट प्रोफाइल और राइट इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे पाएंगे तो देयर इज अ ह्यूज चांस दैट यू विल बी मिस्ड आउट। इसलिए कैंडिडेट्स डाल रहे हैं राइट प्रोफाइल, कैंडिडेट्स डाल रहे हैं राइट इन्फॉर्मेशन, तो आप कंपटीशन के अंदर जो है आउट हो सकते हैं। इसमें ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो बेसिकली इफ यू फाइंड रेलेवेंट प्रोफाइल, सही है, देन व्हाट डू यू डू? I used to check the skills of the person, experience of the person, and obviously sometimes I used the recommendations as well. And I used to check for which company that person is working for. And I used to forward the pre-screened resources to the department manager. And obviously after my screening process, that person, that manager is also going to go through that type of profile links. And they will give me some sort of go-ahead for some positions, for some LinkedIn profile links. And then we are starting with, then I start off with some sort of pre-screening calls then. Pre-screening calls, क्योंकि किसी भी पोजीशन के लिए जब आप हेडहंटिंग कर रहे होते हैं, आप डिपार्टमेंट के पास उस मैनेजर को, चाहे जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जब आप उन्हें रेलिवेंट रिसोर्स दे रहे होते हैं तो यू नीड टू बी मेक श्योर अबाउट वन थिंग कि आपकी कंपनी के पास इतना बजट है कि आप उस बजट पे उस बंदे को हायर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू मेंटेन द इंटरनल इक्विटी ऑफ योर कंपनी एज वेल। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट, क्या आप ये देखेंगे कि क्या आपके पास एक रिसोर्स आपके इंटरनल पोजीशन पे काम कर रही है, एंड द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर द जॉब हैज सम सॉर्ट ऑफ लेस एक्सपीरियंस एंड लेस स्किल सेट, एंड दे आर डिमांडिंग मोर देन योर current resources. So we have to check each and everything over there as well. So in the first call, we used to ask just to save the time of the candidates as well, and just to save the time of managers as well, interviewing panel as well. We need to ask some questions from them that is related to their current employment. That is related. Basically, we used to highlight the resources. So first of all, we need to ask them, are you interested for this position? You need to get some sort of brief introduction about your company. And then the position, then you need to, sometimes I have to share the job description with the candidate as well, so that that person will see to it that I'll be good enough for that position or not. Afterwards, pre-screening process has been done by me, and if I think that person will be suitable for this role, and I used to start scheduling interviews with the managers then there will be a first round, then second round. And I must say one thing on this, I'm working with a multinational firm at the moment, and people usually I'll not target any company कि आप किसी को उसकी प्रोफाइल के बेस के ऊपर या किसी को रेफर कर देते हैं, तो वो बहुत सी कंपनी हायर कर देती हैं, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन। वी यूज्ड टू फॉलो द सेम policy for everyone. That is the first step of interview, then the second interview of the process, and then definitely we will speak to the person in the last. सही है, brilliant। अच्छा, तो इससे क्या पता लगा, इस बात से क्या पता लगा? बात से ये पता लगा कि बेसिकली जो है मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो मुख्तलिफ ऑफर्स लेके आती हैं और उनको बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के लोग देखने होते हैं फिटनेस वाइज। अच्छा, एक बात इसके अंदर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ये है, जो कि आप लोगों को समझने वाली है, वो ये है कि बेसिकली एक चीज़ होती है कि कंपनी इटसेल्फ अपनी ग्रोथ के किस स्टेज के ऊपर खड़ी हुई है और किस परसेंटाइल में एग्जिस्ट कर रही है। तो आईटी कंपनीज जो है उनके अंदर कुछ आईटी की एलीट कंपनीज भी हैं, कुछ आईटी की ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके जो है वो जो भी स्टार्टअप आप उनको कह रहे हैं, यानी स्टार्टअप तो नहीं होती वो रियली, लेकिन वो जो है वो लो की होती हैं कंपनीज। तो वो लो की कंपनीज जो होती हैं उसके अंदर जो आपको पैकेज मिलेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू आपकी जो है वो जो हाई एंड कंपनी होती है वो।
अच्छा, एक चीज़ सबको खैर बहरहाल पता ही होता है, ये मैस्लोज मोटिवेशनल मॉडल ये मौजूद है, मैस्लोज मोटिवेशनल मॉडल, ठीक है ना। मैं जूम कर दूँ उसको, जूम कर दूँ। ये जो है ये बेसिकली मैस्लो का मोटिवेशनल मॉडल है। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देखें कि कुछ जो है ना बेसिकली होती है कभी कभी जो होती हैं आपकी डेफिशिएंसी नीड, जिसके अंदर आपकी जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो कि रोटी कपड़ा और मकान, फिर सेफ्टी नीड्स होती हैं, जो आपका जो है मतलब जिस जगह आप रह रहे हैं आपकी फैमिली सेफ है, आप सेफ हैं, ठीक है ना, आपकी बिलोंगिंग्स सेफ हैं। फिर जो है वो फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, फिर जो है वो एस्टीम नीड्स, आपको इज्जत दी जाए, फिर कोग्निटिव नीड्स, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको आप प्रोसेस कर सकें, एस्थेटिक नीड्स, जो आप जिस जगह पर मौजूद हैं वो खूबसूरत हो, ब्यूटिफाइड हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसके अंदर आप जो है मतलब बेसिकली किसी मकाम पे खड़े होकर अब आप गिव बैक करना शुरू कर देते हैं, ट्रांसेंडेंस, यानी वो खुदा से ताल्लुक़ वाली बात, या ऐसे कायनात से आप जो है वो कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग उस पर तो नहीं करते। लेकिन ये मैस्लो का जो मॉडल है वो बेसिकली उनको भी इंकॉर्पोरेट करता है और उसको ट्रांसेंडेंस नीड से वो करता है, यानी निर्वाणा टाइप की किसी चीज़। सब होता क्या है, होता ये है कि बेसिकली आपकी जो लो की कंपनीज होती हैं वो बेसिकली टारगेट करती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स को, सेफ्टी नीड्स को, वो बेसिकली उनके पैकेजेस भी उसी तरीके से होते हैं, ठीक है ना। उनके पास काम भी वही वाला होता है, लगा बंधा काम होता है, आपको वो जो है उनके ऑफिस आवर्स भी उसी तरीके के होंगे, उसी तरीके की आपकी चीज़ें होंगी। सो हमारा जिस कंपनीज को जिन कंपनीज में हमारे ने काम किया है वो हो सकता है आप अभी ये सोच रहे हो कि यार ये मैं रिलेट तो नहीं कर पा रहा इस चीज़ से, कर पा रही, लेकिन होता यही है कि बेसिकली ये जो कंपनीज होती हैं, लो की कंपनीज होती हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल से मुराद क्या है, परसेंटाइल से मुराद ये है कि 100 कंपनीज हैं, इन 100 कंपनीज की लाइन में आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हुए हैं तो आप 99th परसेंटाइल पे हैं, ये उल्टा चलता है, ठीक है ना। और अगर आप जो है वो 50वें, उसमें तो ज़ाहिर 50वें परसेंटाइल के ऊपर आप होंगे, लेकिन अगर आप 25वें परसेंटाइल पे, इसका मतलब आप 75 नंबर पर खड़े हैं, आपका नंबर 75 है। तो ये जो 25 या 20 परसेंटाइल वाली जो कंपनीज होती हैं ना, ये आपको बेसिकली ट्रेनिंग तो दे सकती हैं अच्छी, या आपको एक तरह से स्किल तो सिखा सकती हैं, लेकिन इसके अलावा आपको वो रिवॉर्ड नहीं करेंगी। वो आपकी बेसिक नीड्स शायद पूरी कर रही हूँ, लेकिन वो जो होती है ना कॉग्निटिव नीड, जिसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पोस्ट भी कर दूंगा फेसबुक के हमारे पेज पे। तो कॉग्निटिव नीड्स जो है उसका मतलब ये है कि आपको काम ऐसा दिया जाए जो दिमागी वेस्टेड लाइफ, राइट। उसके बाद फिर जो है वो ये वाली चीज़ के जो आपका ऑफिस का माहौल है उसके एस्थेटिक्स अच्छे हों, इस तरीके से आपको जो है जो भी काम आपको दिया जा रहा है आपको बेसिकली एक लेवल तक पहुँचा दिया जाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल तक पहुंचा दिया जाए, जहाँ पे आप जो है मतलब बेसिकली अपने वजूद से ज़्यादा बढ़ के सोच सकें चीज़ों को। तो ये बेसिकली उसी सूरत में हो सकता है जब आप अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हो। जब आप छोटी कंपनीज में, लो की कंपनीज में काम करेंगे तो उस वक्त तक के आपकी चीज़ें जो है वो बग करती रहेंगी आपको, या हो सकता है आपको बग ना करें, आप एनवायरनमेंट के आदी हो जाए, लेकिन जब आपको दूसरी जगहों पर दिखेगी तब बग करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कोई ऑफर वगैरह जब भी आपको दी जाए तो उसमें आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या आप उस कंपनी में फिट कर सकते हैं, क्योंकि फारसी का एक शेर है और इंग्लिश में उसकी मिसाल भी दी जाती है, वर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। वो फारसी का शेर है, कुनत हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। तो बेसिकली कबूतर कबूतरों के साथ ही जाएगा और बाज बाज के साथ ही जाएगा। सो ये जो है ना, ये चीज़ आपको खुद को देखनी है कि आप उस कंपनी में फिट हो सकते हैं या नहीं। आपको कोई अर्जेंट नीड लगी, मुझे जॉब चाहिए, 3 महीने में आप छोड़ के भाई बाहर हो गए, तो ये आपको खुद को भी देखना चाहिए। सॉरी मेरा ख्याल में कुछ ज़्यादा टाइम ले गया। अच्छा, कमिंग बैक टू द एंटायर प्रोसेस, तो आप फर्स्ट कॉल्स कर लेती हैं, फिर क्या होता है? फर्स्ट पर प्री स्क्रीनिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया, डिपार्टमेंट हेड से प्री स्क्रीनिंग प्रोसेस क्लियर होता है, उसके अंदर वो पर्सन जो है वो अपने दिमाग होगा, तो डेफिनेटली हम उसका फर्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन 2 steps, एज इन टर्म्स ऑफ अगर टेक्निकल रिसोर्सेज, तो डेफिनेटली टेक्निकल
रिसोर्स का इंटरव्यू टेक्निकल रिसोर्सेज के साथ ही होगा डेफिनेटली, एंड ऑब्वियसली अगर वो नॉन टेक्निकल है तो वो फिर एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा. दैट इज समहाउ इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हायर समवन दैट इज अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड ऑब्वियसली फॉर सम अदर डिपार्टमेंट डेफिनेटली वो फिर आपका डायरेक्टली क्यूए वालों को जो है वो आप ऐसे से डिपार्टमेंट कहते हैं. No, I'm not saying this, लेकिन I'm just differentiating between the two. नहीं अच्छा मैं मतलब कॉमिक रिलीफ का एक क्वेश्चन, लेकिन बहरहाल मतलब मैं एक चीज़ पूछना भी चाहता हूँ कि ये बेचारे क्यूए वाले जो होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो होते हैं, इन लोगों से क्यों इतना ज़्यादा जो है वो अल्लाह वास्ते का बैर होता है प्रोग्रामर्स को? वजह क्या है? डिपेंड करता है कि आप नेचर ऑफ द कंपनी यू आर वर्किंग विद एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू कंडक्ट द इंटरव्यू, तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी. सही है. तो लेकिन इन लोगों के क्या मतलब आपने कम अक्रॉस के इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है? यूजुअली नहीं होती. जो मेच्योर कंपनीज होती हैं बेसिकली जब इंटरनेशनल के साथ काम किया तो डेफिनेटली कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा रिसोर्स कंपनी के लिए जिसके अप टू द मार्क्स सारे स्किल्स भी होने चाहिए एंड डेफिनेटली रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. तो हम उन्हें इसी तरीके के रिसोर्स देते थे कि वो पॉइंट ज़्यादा रेज नहीं कर सकें, और हमारा स्टेप वहाँ पे ये होता था कि वी यूज टू प्रोवाइड देम विद 3 रिसोर्सेज फॉर अ सिंगल पोजीशन. तो ये होता था कि वो उन 3 में से उन्हें अपना रिक्वायर्ड रिसोर्स जो है वो समझ में आ जाता था, और फिर ये होता था कि बैकअप में भी एक रिसोर्स हो जाती थी, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं अराइज होते थे. सही है. अच्छा तो सही है, ठीक है. ये जो नॉन एडमिन, अच्छा अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें तो एडमिन पोजीशंस कौन सी होती हैं, एसोसिएट पोजीशंस कौन सी होती हैं और कोर पोजीशंस कौन सी होती हैं? कुछ इस पे कोई कमेंट्स? देखिए सॉफ्टवेयर हाउस की अगर मैं बात करूंगी तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो ज़्यादातर डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क और एनिमेशन और वीडियोस, व्हाइट बोर्ड वीडियोस बहुत सारी कंपनीज बनवा रही होती हैं. उन चीज़ों के ऊपर आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप कंपनीज, और बिजनेस डेवलपमेंट सेक्टर्स पे ज़रा वो ज़्यादा फोकस करते हैं. तो जो कोर पोजीशंस में कहूँगी जो कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए जो इनिशियली होती हैं, वो तो डेफिनेटली सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बिजनेस डेवलपमेंट, दैट इज ऑब्वियसली द पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग द सेल्स टू द कंपनी. तो वो उसमें जो सेल्स लेके आ रहे होते हैं दैट इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक्ड विद सम ऑफ द मार्केटिंग रिलेटेड वर्क. ठीक है, वो सेल्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. अदर देन दैट जब आपके पास सेल्स होंगी एंड यू आर श्योर दैट यू हैव क्लाइंट्स एंड यू विल गेट द वर्क फ्रॉम द क्लाइंट्स, एंड डेफिनेटली आपको वो रिसोर्स चाहिए होगी जो कि आपको वो काम करके दे सके. एज सपोज अगर मोबाइल डेवलपमेंट पे आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ है क्लाइंट्स ने और आपने वो बनवाना है, तो डेफिनेटली यू विल हायर समहाउ अ पर्सन designated as an Android developer or an iPhone developer or an hybrid developer. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके पास कोई रिसोर्स आ जाएगी वो आपको टास्क कंप्लीट करके देंगे. बट द थर्ड थिंग ऑब्वियसली आई विल काउंट दैट पर्सन इन कोर पोजीशन एज वेल, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर, और वी कैन से द person that is a project manager or project coordinator, because that person is going to be work in between as in terms of correspondence जो हो रही होगी क्लाइंट और आपके डेवलपर, और वो रिसोर्स आपको काम करके देंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा. तो बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए जो ये 3 पोजीशंस हैं मैं इसे कंसिडर करती हूँ 4 पोजीशंस में. आफ्टरवर्ड्स हम आ जाते हैं कि स्टार्टिंग में कोर पोजीशन कौन सी नहीं होगी. इफ यू हैव नो क्लाइंट्स एंड यू हैव अ रिसोर्स सिटिंग इन योर ऑफिस फॉर समहाउ अ डेजिग्नेशन नेम्ड एज डेवलपर और व्हाइट बोर्ड एनिमेटर, तो डेफिनेटली उसका तब तक कोई फायदा ही नहीं होगा जब तक आपके पास क्लाइंट ही नहीं होगा. सही है. तो क्लाइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी होना चाहिए हर काम के लिए. उसके बाद क्लाइंट्स हैं आपके पास, आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोफाइल कंपनी की कितनी स्ट्रांग है. So basically bringing the business in and delivering the business, आप उसको कैरियर को. ठीक है, अब आ गया हम एसोसिएट्स पे. एसोसिएट्स कौन होते हैं? यानी जो मैं उन्हीं को कह रहा था क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो ये लोग होते हैं, ये बेसिकली जो है उन लोगों की क्या वर्क होती है, क्या डायनामिक्स होती है इन लोगों के काम की, कितने इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ये, आप किनको मशवरा देंगे कि क्यूए की तरफ जा सकते हैं लोग? क्यूए की तरफ कितने लोग जा सकते हैं? किस टाइप के कौन से डिग्री होल्डर्स, किस तरह के लोग जा सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर की? किस नेचर के लोग, किस पर्सनालिटी टाइप के लोग जा सकते हैं? ऑब्वियसली काम तो देखिए वो करना चाहिए जिसका आपका बैकग्राउंड हो डेफिनेटली, और क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो जैसे कि डेवलपमेंट रिलेटेड काम हो जाए या डीलिंग विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स,
So that person should be having an experience of somehow development related work in the past, along with the qualification of BS in CS and BS in SC and BS in some sort of IT degree. And obviously the basic skills that person is going to focus for their future as well, कि आप किस तरह किस चीज़ पे काम करवाना चाहेंगे. तो ये जो है basically मेन है. सही है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती हैं सॉफ्टवेयर हाउस की या IT सेक्टर की, उसके अंदर आपका क्या ख्याल है कि मतलब जो है वो जनरल पे वगैरह का स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें पर्क्स जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं एडमिन रिलेटेड जॉब्स की IT सेक्टर में, या बेसिकली वो फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा बेहतर है? I guess I can't say as in terms of इसमें मैं कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सकती. स्टार्टअप कंपनीज में जो भी एक आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पाकिस्तान में, जो कि थोड़ा टाइम काम डेवलपमेंट से रिलेटेड करने के बाद दे विल बी स्टार्टिंग विद समहाउ अ जॉइंट वेंचर विद सम ऑफ देयर फ्रेंड्स, और वो स्टार्टअप करते हैं बिल्कुल. तो स्टार्टिंग में उनका फोकस जो होता है वो लेस इन्वेस्टमेंट में होता है. तो आप एडमिन रिलेटेड और इवन दो HR रिलेटेड जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ पेरोल एंड ऑल, आप ज्यादा वो लोग नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं. कंपैरेटिवली जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ज्यादा फोकस कर रही होती है, क्योंकि वो मैच्योर होती है, इस स्टेज पे होती है कि वो इतना अर्न कर सकें कि अपनी कंपनी के लोगों को पे कर सकें. सो सॉफ्टवेयर हाउसेस में मैंने यूजुअली पाकिस्तान में ये ट्रेंड देखा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इज सो मच हाई एंड ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज ऑल्सो सो मच हाई. एज इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास हर साल ग्रेजुएट्स पास आउट होते जा रहे हैं और हमारे पास मार्केट में जॉब्स उतनी नहीं है. लेकिन इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है. जॉब्स हैं, बिल्कुल हैं. किस तरह से उनको अप्रोच करना है, उनके लिए क्या टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, आपको किस तरह से अपने आप को मार्केटिंग के अंदर इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपको कोई कंपनी हायर करे, तो यू नीड टू शो दैम दैट यू आर वर्क फॉर दैट जॉब, और आप उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि वो कुछ टाइम में इस चीज के ऊपर के एक सेशन बिल्कुल और ऑर्गेनाइज करवाएं. उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जिन्हें यही नहीं पता होता कि अपने रिज्यूमे को बनाना कैसे है. उन्हें टाइम बीइंग सिर्फ जॉब चाहिए होती है और वो किसी भी कंपनी में एंट्री ले लेते हैं एंड दे लेफ्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन विद इन 15, 20, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months मैक्स. तो प्लीज आप लोग इस चीज के लिए सबसे पहले मेक श्योर हों कि आप किस चीज को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि एथिक्स को भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि कंपनी आपके पास एक एम्प्लॉय को जब रख रही होती है तो उसके पूरे साइकिल को वो फॉलो कर रही होती हैं. तो दिस इज ऑफ द पॉइंट बट ऑब्वियसली नहीं, दिस इज प्रीटी मच ऑन द पॉइंट. इसलिए कि आप जो मुझे बोलना था वो आप जो है वो आपने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया. बात यह है कि कैंडिडेट साइड से जो भी बाकायदा जो हमें रिक्रूटर से शिकायत आती है वाली चीज़ की कि कैंडिडेट जो है वो बेसिकली ये मुझसे कई मेरे स्टूडेंट्स सवाल करते हैं रिक्रूटमेंट के भी और वैसे भी कि रिटेंशन कैसे बढ़ाएं. यानी हमें जो है वो अभी हम एक बहुत बड़ी कंपनी के एक काफ़ी मतलब बहुत ही मेच्योर किस्म के HR के प्रोफेशनल थे, उनसे हम डिस्कशन कर रहे थे. ही वाज सेइंग कि इट्स अ मेनेस टू रिटेन IT पीपल, क्योंकि जो है वो 18 महीने के इनका रिटेंशन रेट है. तो वो अपनी कोर कंपनीज में काम नहीं कर रहे होते तो उनको इतना पर्क्स मिल रहे हैं IT के अंदर कोर कंपनीज में अपनी, कि वो कोर कंपनीज में जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं आपके उससे. सो मैं जिस नतीजे में पहुंचा हूँ ये पहुंचा हूँ कि IT, HR, एडमिनिस्ट्रेशन और इवन फाइनेंस जो है वो आउटसोर्स कर देना चाहिए कंपनी से, इसलिए कि इसकी रिटेंशन हम कर नहीं सकते. जैसे जैसे बंदा जो है वो अपनी कोर फील्ड के अंदर आगे जाता जाएगा उसको कंपनी जो कोर कंपनी है वो रिवॉर्ड कर सकती है. हम उसको रिवॉर्ड नहीं कर सकते उतने अच्छी तरीके से. हमारा जिस कंपनी से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे को तकरीबन 15 साल से मेरे लोग अभी तक के बैठे हैं. Yes, there are mature resources, क्योंकि हमारी कंपनी में हम इंटरनल ग्रोथ भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ कि दूसरी पोजीशंस अनाउंस हो रही होती है तो वी यूज टू प्रमोट द इंटरनल रिसोर्सेज. तो इट्स समहाउ मैच्योर कंपनी. लेकिन बात वहाँ पर आ जाती है कि जब बिल्कुल स्टार्टअप कंपनीज की बात हो रही होती है तो वहाँ पे ड्यू टू द कंसिडरिंग द फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट एट दिस टाइम, बहुत सारे लोग जो कि मार्केटिंग की भी होते हैं तो वो स्विच करने के लिए तैयार होते हैं
एडमिन रिलेटेड जॉब के लिए भी, क्योंकि उन्हें जॉब्स चाहिए. जॉब्स आर वेरी less in terms of the graduates who are passing year to year, और आगे से हर साल ही हर यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग पास आउट हो रहे हैं. और कुछ पहले हमारे पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले एक ट्रेंड आया था कि फोकस किया जाता था चंद यूनिवर्सिटीज के नेम्स के ऊपर, कि दैट वी आर लुकिंग फॉर द रिसोर्स हैविंग क्वालिफिकेशन ओनली फ्रॉम दिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट. अब इस चीज का कॉन्सेप्ट कोविड के बाद स्पेसिफिकली बहुत कम हो गया है. ज्यादातर एम्प्लॉयज एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक टॉप रैंक फर्स्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही आपको वो काइंड डिलीवर कर सकेगा, जो कि एक वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आपको नहीं डिलीवर कर सकता जिसने एक नॉर्मल से इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है. एज पर माई ओपिनियन, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो नॉर्मल मतलब कि ऐसा नहीं होता कि इंस्टीट्यूट वो नॉर्मल नहीं, मतलब कि अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि टीचर्स की जो वहाँ पे ट्रेन कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या जो भी इंस्टीट्यूट है उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि उस स्टूडेंट को उन 4 सालों में इतना ग्रूम कर दें और वो चीजें सिखा दें कि आगे जाके वो उसके फ्यूचर में उसके लिए काम आ सकें. तो yes. अच्छा, अब हम आते हैं बेसिकली इसके उस पार्ट पे जहाँ पे जो है वो चीज़ें ज़्यादा सीरियस होनी शुरू हो जाती हैं. जैसे कि हमने अभी तक की बात की सेलेक्टेबिलिटी पे, सिलेक्शन पे, ठीक है ना. अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि वंस नेगोशिएशन स्टार्ट्स, तो नेगोशिएशन कितनी इम्पोर्टेंट है. आज आपने अच्छा नेगोशिएट नहीं किया तो क्या होगा? क्या आपका करियर स्टॉल हो गया? आप क्या मतलब आगे परफॉर्म करके अपनी सैलरी को इंक्रीज नहीं करवा सकते? व्हाट विल हैपन इफ यू गो अनप्रिपेयर्ड? क्या होता है? I must say again one thing on this. The same point repeat मैं करूँगी, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे कि आपकी कंपनी कितनी मेच्योर है जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है. यूजुअली सैलरी बैंड्स डिफाइन होते हैं. हम अगर एक सीनियर लेवल प्रोफाइल को सी लेवल हायरिंग हम जिसे कहते हैं, अगर हम उस तरफ जा रहे होते हैं तो वो डिफाइन होते हैं स्पेसिफिकली फॉर द कंसल्टेंसी. जो लोग कंसल्टेंट्स के थ्रू हायरिंग करवा रहे होते हैं उन्हें एक बजट दे देते हैं जिसके अंदर आपको उनको रिसोर्स प्रोवाइड करना होता है. As far as some of the companies are concerned, वो बिल्कुल ऐसा करती हैं कि एक रिसोर्स को हायर करती हैं और उससे ट्रिपल एक्सपेक्टेशंस रख रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ उससे डिफरेंट रोल्स डिफाइन कर रही होती हैं. तो वन शुड स्टार्ट मतलब वन शुड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द HR while negotiating on salary कि what will be his or her JD. जॉब डिस्क्रिप्शन को फोकस करते हुए आपका सैलरी नेगोशिएशन का राइट बिल्कुल सही है. मार्केट के साथ बिल्कुल अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो बिल्कुल एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए, जो कि एक अगर नॉर्मल लो कंपनी भी हायर इन टर्म्स ऑफ लो कंपनी या नॉट स्टार्टअप कंपनी, तो वो 25,000 रुपीज पे आपकी हायरिंग जो है वो हो जाती है. लेकिन अगर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एडमिन के साथ थोड़ा बहुत फाइनेंस का रोल भी उस कंपनी में प्ले करेंगे एंड द कैंडिडेट इज आस्किंग फॉर समहाउ मोर देन 25,000 or 40,000 रुपीज, डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट ही है और शी हैज कंप्लीटेड देयर एजुकेशन, तो वो उसका राइट है और वो उसे बिल्कुल बोलना चाहिए. क्योंकि नेगोशिएशन अब ड्यू टू द इन्फ्लेशन रेट राइज इन पाकिस्तान एक क्वेश्चन मार्क खुद ही अराइज हो गया. तो आई वुड सजेस्ट टू कंपनीज एज वेल ऑब्वियसली कि एम्प्लॉय को कम से कम ऐसा बैंड दिया जाए जब उसे सैलरी ऑफर की जाए कि आप ये देखें नॉर्मल इंसान बन, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप अपने आप को कंसिडर करते हुए देखें कि क्या वो उस सैलरी पैकेज के अंदर पूरे मंथ में अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर सकते हैं या नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज. इफ सपोज द फ्यूल जो उन्हें यूज करना है रोजाना ऑफिस आने जाने के लिए, ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो कोई भी हो, यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उनका बच्चा ग्रेजुएट हो जाए तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल स्टार्ट अर्निंग एंड सपोर्टिंग हिज और हर फैमिली. मतलब बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत लोग शौकिया जॉब भी कर रहे होते हैं लेकिन एट द एंड ज्यादातर लोग काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अपनी फैमिली रन कर रही होती है. तो ये काम ज्यादातर मैं एचआरस को, कंपनीज के सीईओज को, आइदर दे आर स्टार्टिंग विद सम स्टार्टअप कंपनी, प्लीज मेक श्योर अबाउट वन थिंग, जब आप एक कंपनी को में से अपनी कंपनी के लिए किसी को ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो सैलरी पैकेज पे खुद से फोकस करें. अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली वही अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट आता है परसेंटाइल्स का. तो आप सबसे पहले तो ये मार्केट रिसर्च करें ना कि किन कंपनीज के अंदर आप जा सकते हैं और इन कंपनीज को आप जो है वो आपको अप्रोच करना चाहिए एक्चुअली.
there are thousands and thousands of software houses in across Pakistan, और कराची के अंदर भरमार है. कुछ बिल्डिंग्स के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर ही 5, 7, 8 जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस. तो पॉइंट बीइंग है, हम जो है उसको, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप अगर अपना स्टैंडर्ड आपने बनाना है कि भाई मैंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले रिसर्च करें ना इन कंपनीज में आप जा सकते हैं. फिर उसके बाद फिर उनके कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया उसको अटैक करें, अपने अंदर वो कॉम्पिटेंसीज लेके आएँ. तो आपको क्यों नहीं लिया जाएगा? यानी एक जो मिथ होती है वो ये होती है कि बेसिकली मुझे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा. भाई क्यों नहीं सेलेक्ट किया जाएगा? इंटरव्यूअर प्राइमरीली, रिक्रूटर आपकी सीवी देख रहा है रिक्रूट करने के लिए, ना करने के लिए नहीं देख रहा. इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू कर रहा है आपको सेलेक्ट करने के लिए, ना सेलेक्ट करने के लिए नहीं कर रहा है इंटरव्यू. बेसिक डिफरेंस है ये. अगर वो ना सेलेक्ट करने के लिए कर रहा हो तो फिर आपकी बात जायज है कि जी मुझे कटा दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया. लेकिन जब वो सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू हो रहा है तब तो ये नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. और ये यहाँ पे 2 लोग तो 3 लोग ऐसे बैठे हैं. इनफैक्ट आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हम लोग सेलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू करते हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं. इवन इसके बारे में मैं इतना सीरियस हूँ कि मैं एक्चुअली कैंडिडेट को बाद में जो उसके जो पॉइंट्स होते हैं यार इन बेसिस के ऊपर मैं आपको सेलेक्ट नहीं कर सकता, वो मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको कम्युनिकेट कर दूँ जितना सॉफ्टली किया जा सकता है. क्योंकि उस वक्त उसका दिल भी टूटा होता है ना, तो आपको बड़ा टेक्निकली देखना पड़ता है. अच्छा जी, तो हम अगले फेज में आ जाते हैं. नेगोशिएशंस पे आ गए, नेगोशिएशंस की टेबल पे आ गए. नेगोशिएशन के दरमियान आपके ख्याल में आईटी की पोजीशंस की नेगोशिएशन के दरमियान आप लोग किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? Obviously, the one who is working on the current package is expecting more than current package. So definitely, or we have to follow the market competitive salaries as well. जो mature companies होती हैं, वो market competitive salary बिल्कुल offer करती हैं अपने resources को, क्योंकि वो उनसे काम भी वही करवाना चाह रही होंगी जो कि वो expect कर रहे होते हैं mature resources से. तो बेसिकली वही बात आ जाती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कि किस तरह से है. हम बेसिकली मार्केट कंपैटिटिव सैलरीज बिल्कुल ऑफर करते हैं. और इवन दो व्हेन आई वाज वर्किंग विद कंसल्टेंसी फर्म्स, तो बेसिकली जब हमारे पास कोई पोजीशन आती थी तो वी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू व्हेनेवर दैट पर्सन इज डीलिंग विद द क्लाइंट्स, और या जो भी बीच में दूसरा सोर्स ऑफ मीडियम जो यूज होती थी क्लाइंट्स के साथ, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते थे कि वो पोजीशन लें जिसका बजट इस तरह से हो कि हम किसी को वो पोजीशन ऑफर कर रहे हैं तो वो आपको आसानी से ज्वाइन कर सकें. लेकिन ज्वाइन करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो आपके पास से 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद दे आर कमिंग अप विद द काउंटर ऑफर दैट आई हैव रिसीव्ड दिस मच काउंटर ऑफर फ्रॉम अदर कंपनी और आई एम गोइंग. तो इस वाले फैक्ट को अगर आप इतने रिसोर्स को अच्छी सैलरी ऑफर करेंगे, एक मैच्योर रिसोर्स को, इवन तो आप अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट को भी अच्छी थोड़ा सा सही पैकेज ऑफर करेंगे तो आप उससे रिटेन कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर अ ईयर और 2 ईयर. 2 इयर्स पे भी लेके जा सकती है मैच्योर रिसोर्सेज की बात, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स को तो एटलीस्ट आप ईयर पे बिल्कुल 1 साल तक आप रिटेन कर सकते हैं. सही, ग्रेट, जबरदस्त. डू लाइक नो. अच्छा, तो इससे अगला फेज वो जब नेगोशिएशन आपने क्लोज कर ली, अब आप क्या करते हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑन बोर्डिंग की, और किस तरीके से आप ऑन बोर्ड करते हैं क्या कैंडिडेट्स? ऑब्वियसली जब वो कैंडिडेट हमारे साथ ऑफर प्रोसेस जो हमारा होता है, जब हम उनको ऑफर प्लेस कर रहे होते हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट्स कंपनीज के बता रहे होते हैं, इफ दे आर ओके विद इट देन वी यूज टू स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कि हम ऑफर लेटर उनको साथ शेयर करते हैं और डेफिनेटली उनको 3 डेज देते हैं. तो थिंक अबाउट दैट, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में ये चीज़ देखी गई है कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग एक टाइम पे बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यूज दे रहे होते हैं और वो ऑप्ट करते हैं चूज द बेस्ट ऑप्शन में उस टाइम पे कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा. तो हम उन्हें ऑफर दे देते हैं, विद इन 3 डेज हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है डेफिनेटली. देन हम उनका जब वो अपना नोटिस पीरियड, मैं बिल्कुल एथिकली भी और सजेस्ट भी करूँगी जो लोग कंपनी में चाहे मैच्योर रिसोर्सेज तो बेसिकली नोटिस पीरियड पूरा करती हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द एंट्री लेवल रिसोर्सेज एज वेल, जिस भी कंपनी में जाएं
नोटिस पूरा करें। अगर आप प्रोबेशन पीरियड में भी जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम एज इन टर्म्स ऑफ 6-8 दिन का टाइम दें। कंपनी को ऐसा नहीं है कि आप आज गए और कल आप बोल रहे हैं कि आई एम नॉट कमिंग, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको जिंदगी में कब उस कंपनी के रेफरेंस की जरूरत पड़ जाए। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अदर देन दैट कि जब आपका स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिर इंडक्शन प्रोसेस जो हमारा स्टार्ट हो जाता है, उसमें फिर वो ओरिएंटेशन सेशन एंड देन ऑब्वियसली द अरेंजमेंट ऑफ द एसेट्स फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट टू द ऑब्वियसली टू द आईटी डिपार्टमेंट, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हम पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ग्रेट। अच्छा, नेगोशिएशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप ऑन बोर्डिंग करने के लिए कोई रेफरेंस चेक्स और ये सारी चीज़ें करते हैं? बिल्कुल, हम रेफरेंस चेक करते हैं। यूजुअली देखिए एंट्री लेवल रिसोर्सेज का तो रेफरेंस चेक नहीं होता है। जो मैच्योर रिसोर्सेज होती हैं, द वंस हु आर वर्किंग इन द करंट कंपनी, सो यूजुअली सबसे स्टेप पहले ये होता है कि वी यूज्ड टू आस्क देम अबाउट द सैलरी स्लिप्स एज वेल, जस्ट टू फिगर आउट दैट दे आर ऑन द बजट दे हैव कोटेड। अदर देन दैट, जब वो सैलरी स्लिप्स वगैरह हमारे पास आ जाती हैं और हमें बिहेवियर वगैरह चेक करना होता है, अब तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि आप लिंक्डइन के थ्रू भी एचआर को डायरेक्टली रीच आउट करके थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करें तो यस, वी यूज्ड टू सेंड एन ईमेल टू द एचआर ऑफ द डिफरेंट कंपनीज अबाउट द रेफरेंस चेक एज वेल, और वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आ जाता है। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपकी कंपनी में जो है वो क्या कहते हैं उसको, लेटर हेड हर किसी को अवेलेबल है? फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए जो कि जरूरी होता है, दैट इज ऑब्वियसली ऑफर प्रोसेस, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लेटर हेड का एक्सेस किसके पास है? एचआर के पास होता है। लेटर हेड का एक्सेस एचआर के पास जी। है। अच्छा, छोटी कंपनीज जो ये वीडियो देखें और जो ऐसे लोग जो कि जो है वो इस वीडियो से फायदा उठाना चाहते हैं, मेरा एक मशवरा है ये है कि आप अपने कम से कम लेटर हेड को अपने काबू में करें। भाई, इसका कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना है लेटर हेड के इशूएंस, इसलिए कि हमारी जो आधी से ज़्यादा जो हमारी जो एनर्जीज हैं उसमें लग जाती हैं कि हम जो है वो ये चीज़ ही असेस करते रह जाते हैं कि यार ये लैंग्वेज जो है ना वो लग नहीं रही है एचआर वाली, और वो जो है वो लेटर हेड के ऊपर आई हुई है और अजीब टेढ़ा सा सिग्नेचर हुआ है, तो हमें उस वक्त शक हो जाता है कि ये समहाउ दिस इज नॉट अ जेन्युइन लेटर, और जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ऐसे ही निकलता है। और होता क्या है, होता ये है कि वो बंदा कोई ना कोई जो है वो कोई स्यापा डाल के ही निकला होता है कंपनी के अंदर से। और ये वाले केसेस बहुत हमारे लिए कॉमन है। मैं कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि यार अपने जो है ना कुछ भी कर लो, एक तो कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, तो जब कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो भाई उसको कंप्लाई कर लो, उसके रूल्स रेगुलेशंस को। आप वहाँ पे क्यों गुलाब में चौधरी बने हैं, ना बने। और नंबर 2 ये कि अपनी जब भी आप डिपार्ट करें कंपनी से तो इस तरह डिपार्ट करें कि आप वापस दोबारा वहाँ पे जा सकें। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो मतलब बेसिकली आपकी रेफरेंस चेक आपका वहाँ पे गया और वो रेफरेंस चेक जो है वो खराब आ रहा है और आपने ऑलरेडी जो है वो एक अपने हाथ से साइन किया हुआ सर्टिफिकेट आपने इशू किया हुआ। क्यों हमारा इस बारे में क्या है? बिल्कुल ऐसा होता है स्टार्टअप कंपनीज के अंदर, और ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा जो कि एडमिन डिपार्टमेंट्स को राइट्स दे देते हैं लेटर हेड्स यूज करने के लिए और कंपनी स्टैम्प यूज करने के लिए। बार दोस्तियां और वी कैन से कि कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं वहाँ पे कि वो दे देते हैं लेटर्स, लेकिन यूजुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेटर हेड आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी उस पर कोई भी कम्युनिकेशन हुई भी है तो इट शुड बी विद एचआर, इवन दो इट्स अ स्टार्टअप कंपनी और अ मैच्योर कंपनी और व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपनी इट इज। तो राइट्स जो है वो बिल्कुल एचआर डिपार्टमेंट के पास ही होने चाहिए, क्योंकि आपका लेटर बहुत जो चीज़ है लेटर हेड वो इतनी आम चीज़ नहीं है जितना स्टार्टअप कंपनीज कंसिडर करती हैं उसे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो एक मिथ है कि मिथ क्या है बल्कि कहने एक तरह से मशहूर है ये बात कि आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो क्वालिफिकेशन से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस चलती हैं। ये सही है? डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन यूजुअली जैसा ट्रेंड मैंने पिछले 5 सालों में देखा है, पहले बिल्कुल ऐसा होता था। 5 इयर्स पुरानी अगर मैं बात करूंगी तो लोग हायर करते थे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, जिन्हें बोलना आता हो, तो वो इंटरमीडिएट को भी ऑन बोर्ड कर लेते थे जिनका AO लेवल्स का बैकग्राउंड था।
लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम बात करते हैं किसी मेच्योर कंपनी की, तो डेफिनेटली क्वालिफिकेशन डू मैटर्स अ लॉट, और ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होती है एज फार एज आईटी पोजीशंस आर कंसर्न। ऑब्वियसली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है और अगर उसने बीएस इन सीएस या बीएस आईटी रिलेटेड उसकी डिग्री ही नहीं है, तो आई गेस कि एक बीबीए का रिसोर्स और फिर बीएस इन आईटी के रिसोर्स में डिफरेंस होता है। वो काम, वो बात अलग है, ठीक है सर्टिफिकेशन करके आप छोटा सा काम कोई कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली आईटी कंपनीज अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करती हैं डेवलपर्स वगैरह को, अगर उनका बैकग्राउंड नहीं होता है इस तरह का। सही। तो आपका कहना है कि मिक्स्ड रुझान है? मिक्स्ड रुझान है। फॉर स्टार्टअप कंपनीज दे देते हैं चांस पर भी, लेकिन मैच्योर कंपनीज बिल्कुल भी ये चीज पे रिलाय करती हैं। सही सही। अच्छा, वंस द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और पीछे, अच्छा हाँ एक चीज़ तो मैं पूछने ही भूल गया कि फॉर एग्जांपल फॉल्सिफिकेशन निकला है डॉक्यूमेंट्स में, फिर क्या होता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब तक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है, लेकिन अगर निकल आता है तो इस तरह की उसमें, और अगर कोई जेन्युइन रीजन होता है तो मैं ये चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ इस चीज़ में कि अब आपने एक एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड कर लिया है, तो वार्निंग आप बिल्कुल उन्हें दे सकते हैं कि ठीक है उन्होंने एक बहुत अनएथिकल काम किया है और जो कि नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट अगर आप उसे टर्मिनेट कर देंगे तो टर्मिनेशन से बेहतर है कि एक वार्निंग आप बिल्कुल उन्हें दें, और अगर वो वार्निंग आप सीरियस ले लेते हैं और एक्नॉलेज कर देते हैं उस पर, और इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि दैट इट विल नॉट बी रिपीट विद योर ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल उनसे कंसल्ट करें, उनको थोड़ी सी कंसल्टेशन प्रोवाइड करें इस चीज़ पे और उन्हें चांस दें। लेकिन अगर सैलरी में उन्होंने अगर इस तरह से किया हुआ है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की थी और कंपनी की तरफ से उस चीज़ पे नहीं होता है, तो आप उनको जस्ट टू मेक श्योर कि वो आइंदा एथिकल चीज़ों को फॉलो करें, आप उनका सैलरी बजट शायद आपका जो आपने उनको ऑफर की थी सैलरी, जस्ट बेस्ड ऑन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिसोर्स, आप उसको थोड़ा सा लेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजीज पे कि क्या आपकी कंपनी ने उस चीज़ के लिए कोई पॉलिसी बनाई है, क्योंकि अगर पॉलिसी नहीं बनेगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज़ के। पॉलिसी होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि और आपके एंड से, रिक्रूटर के एंड से ये मैं कहना चाहूँगा कि मेरी बहुत सारे सीनियर रिक्रूटर्स से बात हुई इसके ऊपर, और मैं खुद भी इस बात के ऊपर काफ़ी सोल्ड हूँ कि जिस बंदे ने फॉल्सिफिकेशन की है ना, तो उसको फिर जो है ना राइट नहीं है कंटिन्यू करने का, इसलिए कि मैंने जो सेलेक्ट किया था उस कैंडिडेट को, और जो कैंडिडेट को जो है वो मतलब बेसिकली मैंने अगर उसको एक प्रोफाइल के ऊपर मैंने उसको रखा था, तो वो प्रोफाइल तो अब नहीं रहा। यानी हमारा जो कह रही है वो ये कह रही है कि इवन इफ वो चीज़ मिसिंग भी है तब भी वो प्रोफाइल मौजूद है। मेरा कहना ये है कि बेसिकली एक दफ़ा इंटेग्रिटी लॉस हो गई ना तो सब कुछ लॉस हो गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं फिर इस तरह के बंदे को ना रिकमेंड करता हूँ, मैं रखता हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को जो है वो करते हैं। हमारा इज टू काइंड, तो इस चीज़ में एनीवेज। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ वो करते हैं कि बंदा फाइनल हो गया, ऑफर प्लेस हो गई, बंदा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब क्या होगा? क्यों होता है ऐसा कि ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप क्या करते हैं फिर ऑफर क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं जनरली लोग? यानी ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ऐसा है कि देखिए ऑफर जब हम प्लेस करते हैं तो डेफिनेटली हम 3 डेज का टाइम देते हैं, और बिल्कुल इस चीज़ की उस टाइम पे सिचुएशन हो सकती है कि उस कैंडिडेट के पास 2-3 और अच्छी ऑफर्स हों, फिर वो कंपैरिजन करते हैं और उनको जो कंपनी अच्छी लगती है वो उसके साथ ऑप्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंपनी दैट आर गिविंग अ गुड बेनिफिट्स एंड द गुड एनवायरनमेंट एज वेल, बिकॉज एनवायरनमेंट डू मैटर्स अ लॉट फॉर द मैच्योर रिसोर्सेज एज वेल। मनी डू मैटर्स बट ऑब्वियसली मेंटल पीस इज मोर इम्पोर्टेंट, और आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरह का है, अगर आप मेंटल पीस आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड है, जो कि आपको बहुत इजीली पता चल जाता है कि कंपनीज का कल्चर किस तरह से है। और ये है बिल्कुल लोग मना करते हैं ऑफर लेटर लेके, मना कर देते हैं कि हम नहीं ज्वाइन करें बिकॉज वी आर ज्वाइनिंग सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक पोजीशन के लिए एटलीस्ट 2 से 3 लोग शॉर्टलिस्ट करके रखें, ठीक है। और अगर आपके पास एक रिसोर्स जा रहा है, बिकॉज कंपनी का काम इफेक्ट नहीं करना चाहिए, अगर आपका एक रिसोर्स जा रहा है तो आपके पास ऑन हैंड दूसरा रिसोर्स इस तरह से होना चाहिए कि आप उनको फॉरन से प्रोवाइड कर दें, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से अगर एक पोजीशन क्रिएट हुई है तो उस बेसिस के ऊपर हुई है कि उन्हें उस काम को करवाना है एंड दे नीड द रिसोर्स फॉर दैट। तो ये है कि आपको 2 लोग जो है 2-3 लोग एक पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट करके रखना चाहिए। ग्रेट। और अच्छा चलिए ये तो हो गया, अब जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया, दिस पर्सन इज रेडी,
to be recruited, अब आपके क्या एक्शन होते हैं, आप क्या करते हैं? हम बिल्कुल उनसे 30 डेज का नोटिस पीरियड या 60 डेज नोटिस पीरियड बहुत सारी कंपनीज डिमांड करती हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ से अलाउ करते हैं कि वो अपना नोटिस पीरियड पूरा करें, क्योंकि अगर हम किसी को ये कहेंगे कि आप उस कंपनी को छोड़ें, ज्वाइन आवर कंपनी विद इन 15 डेज, तो डेफिनेटली उस इंसान से हमें ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी होंगी इन फ्यूचर कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से नोटिस पीरियड पूरा करके जा रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट हम उनको बिल्कुल सजेस्ट भी करते हैं, और ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हैं खुद ही मैच्योर होती हैं, तो वो अपना नोटिस पीरियड सर्व करके ही आना चाहिए कंपनी के अंदर। फिर जब आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट हो जाता है और आपका ऑनबोर्डिंग स्टेप होता है, ओरिएंटेशन सेशन, एंड ऑब्वियसली ओरिएंटेशन सेशन वी यूज टू टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनीज पॉलिसीज एंड ऑल, और अगर उनकी कोई क्यूरी होती है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिसी एंड ऑल, हम उससे क्लियर करते हैं, और फिर उसके बाद वो डिपार्टमेंट में मूव करवा देते हैं, और फिर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के साथ उनकी मीटिंग्स और उनके काम स्टार्ट हो जाते हैं। And on the joining date, we used to give the employment contract letter to the person as well, जिसके अंदर थोड़े से rules and regulations जो orientation session में हम वैसे cover करते हैं, लेकिन लिखे हुए भी होते हैं कि that person is bound for that, or that person is easy to do that, or feel free to do that work. As in terms of बहुत सारी resources ऐसी होती हैं जो कि freelance पे as a freelancer भी काम कर रहे होते हैं, as a part time resource भी काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल काम करना चाहिए as a freelancer या part time resource भी, आपका right है काम करना, लेकिन you need to be very much sure about one thing कि you are not doing the freelancer as a freelancer or freelance related work within your official working hours. ये unethically सही नहीं है। That's it. सही बात। अच्छा, तो ओरिएंटेशन जो होती है वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नहीं, हर एक सेशन होते हैं, हमारा सेशन भी होता है, एचआर का सेशन जो बेसिकली होता है दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिसीज एंड ऑल, एंड डेफिनेटली विद द सेशन विद द आईटी, एंड डेफिनेटली विद सेशन विद द एडमिन, या जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं सबके सेशन होते हैं। जो जिस डिपार्टमेंट का होता है उनके मैनेजर भी एक सेशन पूरा कंडक्ट करते हैं, तो ओवरऑल सब सेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, जो वो है ये जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, इसके बाद क्या प्रोबेशन की कोई इवैल्यूएशन भी आपके डोमेन में होती है या वो फिर डिपार्टमेंट के या एचआर बीपी के अंडर में आती है? नहीं, प्रोबेशन इवैल्यूएशन इज गोइंग टू बी टोटली बेस्ड ऑन द मैनेजर्स एंड ऑब्वियसली जो जिस डिपार्टमेंट के अंदर एक रिसोर्स काम कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, और वो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिसोर्स डेफिनेटली वो उसके बेसिस के ऊपर ही उनको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि वी यूज टू प्रोवाइड द फॉर्म्स एंड वी यूज टू आस्क देम इज दिस कैंडिडेट इज फाइनलाइज्ड और इज दिस पर्सन इज कंफर्म्ड, sorry I've used the wrong word finalized, it is confirmed from your end, and obviously अगर वो confirmed होते हैं तो फिर हमारे पास next step होता है that is the confirmation letter and the perks and benefits that are communicated to the person that person is eligible for the benefits. After probation period we used to provide the letter and the forms, basically the medical forms and the provident related forms, provident fund related forms को हम provide कर देते हैं और फिर वो एक confirmed employee वाले perks and benefits हो जाते हैं। Great. So I hope कि आज की जो पूरी डिस्कशन थी उससे हमारे ऑडियंस को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होगा। उन लोगों को भी जो लोग रिक्रूटमेंट आईटी और टेक्निकल रिक्रूटमेंट की तरफ आना चाहते हैं और उन लोगों को भी जो कि टेक्निकल रिक्रूटमेंट में करते क्या हैं उस चीज़ में इंसाइट लेना चाहते थे, तो दोनों को फ़ायदा हुआ होगा। आखिरी दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कि आप अभी इस वक्त करंट पोजीशंस कौन सी अच्छी हॉट पोजीशंस चल रही हैं जिसके लिए लोगों को, यानी अभी जो फ्रेश ग्रेड्स हैं उनको जो है वो मतलब किस तरफ आप चाहती हैं कि वो उधर अप्लाई करें तो ज़्यादा उनके चांसेस बनते हैं? देखिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स यूजुअली मार्केट में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेजुएट्स हैं जो आर लुकिंग फॉर अ जॉब, और जॉब्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं। लेकिन इसका हरगिज़ भी ये मकसद नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बिल्कुल अपडेट कर दें, क्योंकि यूजुअली वी यूज टू रिसीव द रिज्यूमेज जिसके अंदर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर ही मिसिंग होता है। एक रिसोर्स जिसे हायरिंग करनी है मल्टीपल और उसके अंदर से अगर ईमेल और आपका नंबर ही नहीं है तो डेफिनेटली वो रिज्यूमे उसके लिए नॉट वेस्ट टाइम। ऑब्वियसली फॉरन जो है वो उसके पास टाइम होता भी नहीं है रिक्रूटर के पास, उसके पास एक डे जॉब है जिसको उसको कंप्लीट करना है। हमारा आपने कितनी पोजीशंस क्लोज की हैं पिछले दिनों में? सर डिपेंड करता है कि आपके टास्क क्या होते हैं, लेकिन जैसे एंट्री लेवल पोजीशंस हो तो वो
वो अगर आपकी 15 to 20 भी हो जाती है, कभी 10 to 15 भी हो जाती है। 10 to 15 पोजीशंस क्लोज करने का मतलब समझते हैं हम लोग? 10 to 15 पोजीशंस क्लोज करने का मतलब ये है कि इसकी तकरीबन 10 to 15 मल्टीप्लाइड में एटलीस्ट 5 या 6 सीवीज जो है वो रिव्यू करनी है, उनको वो करना है, उनको फिर प्रोसेस करना है, उनके अंदर से 3 को 2 को उन्होंने रिटेन करना है एज अ बैकअप, और एक जो है वो मतलब बेसिकली आगे जाएगा। तो पोजीशन क्लोज करने में सब कुछ आता है जो अभी तक के हमने पूरी आज डिस्कशन किए। तो एक रिक्रूटर के पास इतना काम होता है जनरली ना, अगर अच्छी कंपनी में काम करे, और अच्छी कंपनी में ही आपने अप्लाई भी करना है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो है वो रिक्रूटर से प्लीज पंगा ना लें, उसको कम से कम जो है इंफॉर्मेशन आप उसको अपना ईमेल एड्रेस तो दे ही दें, और जो है वो फ़ोन नंबर भी अपना ना छुपाएं उससे। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, जवाब मुझे नहीं मिला, which positions are hot these days? यूजुअली स्टार्टअप कंपनीज बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया था कि आईटी रिलेटेड स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस के होते हैं, वो फ्रेंड्स मिलके ही छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस ओपन कर देते हैं, मतलब छोटे एज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल साइज कंपनीज। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन के साथ, जब आप अंडर ग्रेजुएट ही होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, और फ्रीलांसर और अपवर्क के थ्रू अगर आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी होती है, तो आपको आइडिया होता है कि आपने क्या काम किया हुआ है। तो यूजुअली जब आप पास आउट हो जाते हो तो आपको एंट्री लेवल पोजीशंस कंपनीज ऑफर करती हैं, बिल्कुल अच्छी कंपनीज भी ट्रेनीज को ले रही होती हैं। तो डिपेंड करता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास हर साल 2 months 3 months का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से टू द वंस कि आप लोग अपने लिंक्डइन का प्रोफाइल अपडेट करें। अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल अपडेट करने के बाद कनेक्ट विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज ओवर देयर। उसके बाद आप जॉब पेजेस, जॉब ड्रॉप्स बहुत सारे हैं, लिंक्डइन पे भी हैं, फेसबुक भी है, मेक द राइट यूज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। आप वहां से चेक करते जाएं, कंपनीज को फॉलो करें, उनकी जॉब्स पोस्ट हो रही होती है उनकी पेजेस पे, वो आपकी टाइमलाइन पे आ जाएंगी। और फिर वही पॉइंट आ जाता है कि कौन सी जॉब्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा मार्केट में है। आईटी रिलेटेड जॉब्स भी हैं, सिर्फ और सिर्फ एचआर एडमिन रिलेटेड जॉब्स थोड़ी सी लेस होती हैं कंपैरेटिवली दी अदर जॉब्स। मार्केटिंग और अगर हम आईटी जैसे कि डेवलपमेंट रिलेटेड जॉब्स की बात करते हैं तो वो थोड़े से कम होती हैं, लेकिन आईटी रिलेटेड जॉब्स बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। सेल्स रिलेटेड भी बहुत सारी हैं। अच्छा, मैं इस वक्त आप चाहता हूँ कि आप अपने सेक्टर को कवर करें, यानी आईटी सेक्टर के अंदर डेवलपर्स की जॉब्स ज़्यादा हैं या डीबीएस की जॉब्स ज़्यादा हैं या पाइथन प्रोग्रामिंग ज़्यादा हो रही है, या क्या मतलब इस पे क्या कमेंट्स हैं? डेवलपर्स अच्छी खासी कंपनीज जो हैं वो डेवलपर्स की हायरिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। दैट इज जावा। ऑब्वियसली जावा रिसोर्सेज की डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा, और जैसे कि रिसोर्सेज जो हैं वो कराची मार्केट में जावा की कंपैरेटिव टू द अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान और लेस। तो फिर ये है कि मार्केट कराची में डिमांड ज़रा ज़्यादा है हाई, और कंपैरेटिवली आफ्टर एज फार एज अदर सिटीज आर कंसर्न वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो डेवलपमेंट रिलेटेड जॉब्स अभी इस टाइम पे ज़्यादा हैं हमारे पास मार्केट में, और बिल्कुल पाइथन, एआई, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग पे काम होता जा रहा है। तो इसी तरीके की रिसोर्सेज जो है वो आईटी कंपनीज हायर कर रही हैं ताकि उनको फुलफिल कर सकें। राइट। अच्छा, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है और आज का मेरा आखिरी क्वेश्चन है, बाकी आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, और जो ऑडियंस है वो भी जो है वो कर सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूट। ये बताइए फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब्स क्या देख रही हैं? एआई से लिंक करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ऑब्वियसली अगर जो लोग जिनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है एंड दोज आर वर्किंग ऑन इट, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम होता जा रहा है। पाकिस्तान से बाहर तो बहुत टाइम पहले उन चीज़ों के ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन हमारे मतलब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों पे अब काम स्टार्ट हो चुका है और तेज़ी से उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। उस तरह की रिसोर्सेज भी आती जा रही हैं। इवन दो स्टडीज़ जो होती हैं हमारे उन एजुकेशन प्रोग्राम्स में वो कोर्सेज को स्किल सेट इस तरह से एडिशन अब होता जाता है विद रिस्पेक्ट। अच्छा जी, एक आइडिया मुझे आया था थोड़ा सा पहले और मैं जो है वो चाह रहा था कि उसके ऊपर काम करें। आप लोग अपना कमेंट्स दीजिएगा, जो लोग जो है आईटी टेक रिक्रूटमेंट की इनको ट्रेनिंग चाहिए। मैं समझता हूँ हमारा इज़ अ वेरी केपेबल पर्सन, आप लोगों ने पूरी बातें भी सुनी हमारा की, और मैं ये समझता हूँ कि कंडक्टिविटी के प्लेटफॉर्म से जो है वो हम इनको लोगों की जो है वो ट्रेनिंग के लिए भी इंगेज कर सकते हैं।
टेक रिक्रूटमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर शायद हमें पाकिस्तान से बाहर अच्छे असाइनमेंट्स मिल सकते हैं, मुल्क में अच्छा रेवेन्यू आ सकता है. आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल जो कि जो है वो करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर प्रोग्रेस. तो डू राइट टू अस के जो है वो कैसा आपको सेशन लगा हमारा, की इनपुट कैसी लगी एंड वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम इट. ये जो सेशन है इसके अंदर एक और बात भी निकल के आई कि लोगों को जो है वो प्रोफाइल्स बनाने नहीं आते और उनको जो है जिस तरह उनको सीवी चाहिए होती है. और अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि दरमियान में मिस हो गई, मैं सर्च इंजन के ऊपर जो है वो कुछ कमेंट्स चाह रहा था कि हमारा के जो सर्च इंजन किस तरीके से काम करते हैं और कितने काम के होते हैं टेक रिक्रूटमेंट में. अगर हमारा इस पर 2 मिनट के लिए कुछ डिपेंड करता है कि डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, पेड पोर्टल्स होते हैं, पेड सर्विसेज होती हैं जो कि प्रोवाइड करें, लेकिन हर कंपनी पेड सर्विसेज के ऊपर नहीं जा रही होती है. डिपेंड करता है कंपनी कितनी मैच्योर है. लेकिन लिंक्डइन एक ओपन प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हैं, आप डिफरेंट रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं. आपका जो रिक्वायर्ड रिसोर्स है टैलेंट एक्विजिशन का प्रोसेस फॉलो करें, कीवर्ड्स यूज करें तो वो आप राइट कैंडिडेट तक पहुंच सकते हैं. आई गेस लिंक्डइन ज़्यादा सही है इस चीज़ के लिए क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ लिंक्डइन और आई यूज टू हेड डिफरेंट पीपल. आई हैव नेटवर्क, स्टार्ट एडिंग पीपल ऑन योर नेटवर्क और अपना सर्कल को ग्रो करें. डिफरेंट ग्रुप्स हैं लिंक्डइन पे, बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं, आप प्लीज़ उन लोगों को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से भी आपको आपके रिसोर्सेज मिल सकती हैं. अगेन डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच योर network is strong as in terms of again this slogan as network is your net worth. आपकी नेटवर्क इन अ सेंस कि आपके सर्कल में इस तरह के लोग हैं कि आप अपनी कंपनी के अंदर टाइम पे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं. अदरवाइज लिंक्डइन का पेड वर्जन भी है, आप बिल्कुल उस पर भी जा सकते हैं. फिर उसके डिफरेंट पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं और अगर कंपनी की मैच्योरिटी वाली स्टेज पे है कि वो ले सकती हैं तो फिर आई वुड रिकमेंड लिंक्डइन. बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ मैं हायरिंग के लिए लिंक्डइन. अगला सेशन मेरा सीवी डेवलपमेंट, प्रोफाइल्स डेवलपमेंट पे होगा. उसकी फरमाइश तो मैडम ने करी थी दरमियान में, लेकिन ये कि बेसिकली मैं खुद भी ये चीज़ समझता हूँ कि जितना इसके ऊपर हम बोलें उतना कम है क्योंकि लोग जो हैं वो प्रोफाइल अपना बनाना नहीं जानते. मैंने इतने मज़े के केसेस देखे हैं, इतने क्यूरियस केसेस देखे हैं कि जब लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रही होती जॉब करने की तो वो जो है वो अपनी सीरीज़ नहीं बनाते. तो इवेंचुअली ये होता है कि दे बिकम सीनियर इन देयर फील्ड्स एंड व्हेन यू लुक एट देयर सीवीज तो दे आर वेरी प्रिमिटिव. तो ये बहुत सीनियर लोगों के साथ भी होता है ये. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अगले जो सेशन है उसके अंदर जो है वो हमें ज्वाइन करें. मोस्ट प्रॉब्ली अगला सेशन जो है वो नेक्स्ट वीक में होगा. जब भी होगा हम इंशाल्लाह ताला प्रॉपर अनाउंसमेंट कर देंगे. और मेरा ख्याल है आप लोग के कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएं. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? वैसे तो काफ़ी अच्छा कवर कर दिया आप लोगों ने, क्वेश्चन की गुंजाइश ज़्यादा है नहीं. लेकिन मेरा एक सवाल सिर्फ ये था कि वही सर्च इंजन के बारे में कि एक टूल होता है जिस पर मैंने थोड़ा काम किया, ऑक्टोपस. आप क्या सजेस्ट करेंगी, आपने कभी यूज़ किया वो या उसे हम यूज़ कर सकते हैं कैंडिडेट की सर्चिंग के लिए? टूल आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपकी वही बात आ जाती है कि आपका प्रोफाइल में आपके पास डेली लिमिट का ऑप्शन होता है. अगर आप उसको फिल कर लेते हैं और अगर आपको नीड होती है तो येस यू कैन यूज़ इट. लिंक्डइन का डिफरेंट फीचर्स जितने भी हैं आप उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं. डिपेंड करता है कि किस तरह से आप लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म को पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो ये हमारा सिखाएंगे ना भाई ये किस तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है. और एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चंस? हमारा आई वुड रियली थैंक यू. और जो है वो बहुत ही कंडूसिव, बहुत अच्छा सेशन रहा. मेरी भी चीज़ें जो है मैंने सीखी भी, रिवाइज भी हुई बहुत सारी. और वी रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स. और आप यहाँ पे आई, हमें आपने जो है वो मतलब ऑनर किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ये जो है एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much.